नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। इंसान के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि पैसों के लिए अमीर और पढ़े लिखे लोग भी भ्रष्टाचार करने को तैयार हैं। लेकिन बात तो ये है कि इस भ्रष्टाचार का मूल्य पूरे समाज को चुकाना पड़ता है। बेईमानी और भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिस इंसान को लग जाए उसके सुख चैन को खत्म कर देता है। आम लोगों से लेकर बड़े बड़े नेताओं और राजनेताओं तक सभी के ऊपर भ्रष्टाचार हावी हो चुका है। यहाँ पर लोगों को अपने पद की चिंता भी खत्म हो जाती है। वैसे तो मोदी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नया ऑनलाइन सिस्टम भी लागू कर चुकी है। इससे भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई में ज्यादा तेजी आई है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के हमारे प्रयासों में बाधा बनते हैं वो अपना बैग पैक कर लें, क्योंकि देश को ऐसे अफसरों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी कुरीतियां देश को खोखला कर रही हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ना ही होगा। देखा जाए तो देश की सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मोदी सरकार हर उस व्यक्ति और संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो भ्रष्टाचार के दीमक से देश को खोखला करने में जुटे हैं। मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए न सिर्फ भ्रष्ट राजनेताओं पर शिकंजा कस रही है, बल्कि अन्य रिश्वतखोरों अधिकारियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में रोड़ा बन रहे ऐसे कई भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायरमेंट देकर नौकरी से बेदखल तो किया है, साथ ही कई भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस अफसरों तक को जेल में पहुंचाया है। कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। कांग्रेस की अगुवाई वाली पिछली यूपीए सरकार में कई घोटाले हुए। उनमें से एक कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला भी था। मोदी सरकार के कार्यकाल में कार्रवाई की स्वतंत्रता मिली तो सीबीआई ने कोयला घोटाले की पड़ताल की और दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता समेत 3 अधिकारियों को 3 साल की सजा सुनाई। अदालत ने जिन 2 अन्य अधिकारियों को सजा सुनाई, उनमें कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और तत्कालीन निदेशक केसी सामरिया शामिल हैं। अदालत ने अन्य दोषी व्यक्तियों विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के एमडी विकास पटनी और
इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक को 4 साल की जेल की सजा सुनाई। सीबीआई ने यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासनकाल में कोयला ब्लॉक आवंटन के 40 मामलों में अनियमितता के सिलसिले में आरोप पत्र दायर किया था। यह तो सिर्फ एक बानगी है। पिछले 9 साल में प्रशासनिक तंत्र के भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए अंजाम तक पहुंच पा रही है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जांच एजेंसियों को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग CVV के एक कार्यक्रम में कहा था कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले CVC जैसे सभी संगठन और एजेंसियों को रक्षात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की आवश्यकता नहीं। देश के सामान्य जन के समक्ष जो मुसीबतें आ रही हैं उन्हें उनसे मुक्ति दिलाने ही हमारा काम है। यूपीए सरकार के समय सीबीआई के हाथ किस कदर बांध दिए गए थे, इसका अंदाजा सर्वोच्च अदालत द्वारा की गई इस टिप्पणी से लगता है। सीबीआई तो पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। दूसरी ओर मोदी सरकार में इससे ठीक कुछ उल्टी स्थिति है। मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल के दौरान ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें सीबीआई और ईडी की टीम ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पहले कार्यकाल की बात करें तो फरवरी 2017 में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी BL अग्रवाल को सीबीआई ने अनुचित लाभ लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। पिछले साल अगस्त में ईडी की टीम ने कोयला तस्करी मामले में बंगाल के 8 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिल्ली तलब किया। इस साल मई में अवैध कोयला खनन के मामले में सीबीआई ने CISF के इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के एक पूर्व निदेशक को गिरफ्तार किया। ईडी की टीम ने पिछले महीने ही छत्तीसगढ़ की IAS अधिकारी रानू साहू को मनी लॉन्ड्री मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार होने वाली रानू साहू राज्य की दूसरी IAS अधिकारी हैं। वहीं कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है, खासकर भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर। शिवराज सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ वर्षों से लंबित मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देने की प्रक्रिया तेजी कर दी है। पिछले 3 महीने में ही जांच एजेंसियों, लोकायुक्त व आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने 205 केस में 358 अफसरों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। 239 भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ केस की मंजूरी। 49 IAS अधिकारियों पर 10 साल से चल रही जांच। 10 साल बाद भी नहीं मिली अभियोजन की अनुमति। 15 जून तक का दिया था अल्टीमेटम। मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं अधिकारियों के केस की मॉनिटरिंग। 193 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित। पंचायत विभाग के 23 मामलों में केस की अनुमति। कर्नाटक विधानसभा में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक वहां भाजपा की हार में भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख मुद्दा था। कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट 13 मई को आया था। आपको बता दें कि इस साल जनवरी से अब तक 205 मामलों में केस चलाने की अनुमति सरकार दे चुकी है। इनमें कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट से पहले 75 की अनुमति थी। इन 75 मामलों में 119 अधिकारी कर्मचारी आरोपी हैं। रिजल्ट के बाद से अब तक 130 मामलों में 239 अफसर कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट में केस चलाने की मंजूरी सरकार ने दी है। खास बात यह है कि इनमें एक भी मौजूदा IAS IPS अफसर का नाम नहीं है। सरकार ने रिटायर्ड IAS अंजू सिंह बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी है, लेकिन IAS पवन जैन की फाइल को रोक दिया है। IAS अफसर पवन जैन के खिलाफ भी अभियोजन की स्वीकृति EOW ने सरकार से 2022 में मांगी थी, लेकिन अब तक नहीं मिली है। 2015 में इंदौर में तत्कालीन SDO पवन जैन के खिलाफ EOW में पद के दुरुपयोग की शिकायत हुई थी।
उन पर कॉलोनी के आंतरिक विकास कार्य पूरा होने से 1.5 साल पहले ही बंधक प्लॉट मुक्त कराने से सरकार को करोड़ों की राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप है। आईएएस अफसर अंजू सिंह बघेल ने कटनी कलेक्टर रहते आदिवासी की 7.6 हेक्टेयर जमीन अपने बेटे अभिवेंद्र सिंह के नाम कर दी थी। मामले में ईओडब्ल्यू ने सितंबर 2017 में बघेल के भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। जांच में आरोप सिद्ध होने पर आर्थिक अपराध शाखा ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के लिए राज्य सरकार से 2018 में मुकदमा चलाने की स्वीकृति मांगी थी। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने इस साल 8 मई को कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति दी है। लेकिन यहाँ 4 कलेक्टर बड़े अफसर की चालाकी से कैसे बच रहे हैं, ये भी जान लीजिए। इंदौर के पीयूष जैन और भरत बामने की 2013 में की गई शिकायत पर लोकायुक्त ने 22 जुलाई 2015 को 5 आईएएस अफसरों शिवशेखर शुक्ला, अजात शत्रु श्रीवास्तव, बीएम शर्मा और कविंद्र कियावत सहित 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिक जांच दर्ज की थी। आरोप था कि उज्जैन के दताना गांव में एयर स्ट्रिप को विकसित करने, उसके रख रखाव और इस्तेमाल का काम 2006 में 7 साल के लिए यश एयरवेज को दे दिया गया था। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर सेंटर एविएशन एकेडमी किया गया। इस कंपनी ने 9 साल तक ना तो लीज चुकाई और ना ही इस दौरान उज्जैन में पदस्थ रहे कलेक्टर ने इस पर ध्यान दिया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी ने एयर स्ट्रिप के रखरखाव पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि यह खर्च कंपनी को करना था। इसकी जांच के बाद लोकायुक्त ने 2019 में एफआईआर दर्ज की। इसमें कहा गया कि 2006 से 2013 के बीच यश एयरवेज और रताना मताना हवाई पट्टी पर खड़े होने वाले अन्य विमानों से किराया ही वसूल नहीं किया। कियावत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सरकार का जवाब आया कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इस मामले में एक आरोपी कविंद्र कियावत ने एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की। कियावत 7 जुलाई 2014 से 27 जुलाई 2016 तक उज्जैन कलेक्टर रहे। कोर्ट ने जांच एजेंसी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने को कहा था, लेकिन सरकार की तरफ से लोक संपत्ति प्रबंधक विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि कोई भ्रष्टाचार या घोटाला नहीं हुआ है। तब लोकायुक्त ने मुखर्जी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। लोकायुक्त ने फरवरी 2023 में सीनियर आईएएस अफसर अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की। आरोप था कि उन्होंने उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप मामले में रिटायर्ड आईएएस कविंद्र कियावत की याचिका पर हाईकोर्ट में सरकार के हितों की अनदेखी करते हुए जवाब दाखिल किया था। इससे जांच एजेंसी का काम प्रभावित हुआ। इतना ही नहीं, लोकायुक्त ने राज्यपाल मंगूबाई छगनभाई पटेल को पत्र भी लिखा है। इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बता दें कि कविंद्र कियावत, बीएम शर्मा और आजाद शत्रु श्रीवास्तव रिटायर हो चुके हैं। आईएएस अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की फाइल तैयार हो रही है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग आईएएस अफसर नियाज अहमद, लोकेश कुमार जांगीर, पूर्व आईएएस सभाजीत यादव की फाइल तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्दी केंद्र सरकार को प्रकरण भेजकर अनुमति दी जाएगी। वर्तमान में 49 आईएएस अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है। यह जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने बजट सत्र के दौरान में कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के सवाल के जवाब में विधानसभा में लिखित रूप में दी थी। इसके मुताबिक लोकायुक्त में लगभग 40 अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है। इनमें से कुछ विवेचनाधीन भी हैं। इसी तरह आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ 8 प्रकरण विवेचना में हैं। सीएम ने लिखित उत्तर में बताया कि लोकायुक्त में वर्ष 2014 में आईएएस अफसरों के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज हुए थे, उनकी जांच चल रही है। इसी तरह वर्ष 2015 में भी आईएएस अफसरों के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज हुए थे, उनकी भी जांच चल रही है। इसी तरह से वर्ष 2016 में 4 प्रकरण जांच में हैं। वर्ष 2017 में 3 प्रकरण जांच में हैं। वर्ष 2018 और 2019 में एक प्रकरण आईएएस अफसर पर दर्ज हुए, इनमें भी जांच और विवेचना चल रही है। इसी तरह 2020 में 4 प्रकरण, वर्ष 2021 में 7, वर्ष 2022 में 16 और इस साल 1 प्रकरण आईएएस अफसर के खिलाफ
जांच और विवेचना चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई महीने में अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जहां प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के लिए 15 जून तक अल्टीमेटम भी दिया था। इसके बाद से मुख्यमंत्री स्वयं विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपी 193 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित है। इसमें सबसे ज्यादा सामान्य प्रशासन व पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 50 केस हैं। इनमें से 12 अफसर ऐसे हैं जिनकी अभियोजन की स्वीकृति 2018 से लंबित है। इसी तरह नगरीय आवास एवं विकास के 30, राजस्व के 20 और स्वास्थ्य विभाग के 15 मामले लंबित हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सर्वाधिक 23 प्रकरणों में केस चलाने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा राजस्व में 12, नगरीय विकास एवं आवास में 9, स्वास्थ्य में 8, गृह और कृषि विभाग में 6 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 4 प्रकरणों में मंजूरी दी गई है। तो पीएम मोदी के विजन पर चलते हुए केंद्र सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मुहिम के तहत नेताओं, नौकरशाहों और दलालों की भ्रष्ट तिगड़ी को जेल पहुंचाने में निरंतर जुटी हुई है। पूर्व सरकारों के दौरान बने और मजबूत हुए भ्रष्टाचारियों के इकोसिस्टम अब धाराशाही हो रहे हैं। विडंबना यही है कि भ्रष्ट नेता और उनका इकोसिस्टम हमेशा यह दुष्प्रचार करने में लगे रहते हैं कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि इन एजेंसियों के निशाने पर सिर्फ भ्रष्टाचार करने वाले हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का मकसद भ्रष्टाचार के उस दीमक को खत्म करना है। अब देखना यह होगा कि इस पर आगे की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या और खास एक्शन नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।